गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अपना रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बचा है, बहुत छोटा सा है, उसको भी कंप्लीट कर देते हैं। रिफ्रैक्टिंग टाइप तो हो ही गया। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप में दो टाइप के हैं, इसके अंदर मिरर लगे रहते हैं दोनों में ही, ठीक है। तो ये जो टाइप के टेलीस्कोप है इसके अंदर मिरर लगे रहते हैं, और वो जो मिरर होते हैं वो कॉनकेव होते हैं, ठीक। अब ये जो कॉनकेव मिरर है इसके अंदर पहले जो टाइप है वो क्या है, कैसीग्रेन, और दूसरा जो टाइप है वो है न्यूटोनियन टेलीस्कोप। इसका मतलब टेलीस्कोप ही दो प्रकार की हैं। पहला क्या है, कैसीग्रेन, दूसरा है न्यूटोनियन, लेकिन दोनों में ही कॉनकेव मिरर तो लगा ही होगा। दोनों में क्या होगा, कॉनकेव मिरर होगा। अब उसके बाद पहले नंबर का अपन देखें कैसीग्रेन। कैसीग्रेन कैसीग्रेन में क्या होता है, कॉनकेव मिरर लगा रहता है। तो ये देखें यहाँ पे, मैं डायग्राम बनाता हूं इसका। ये कॉनकेव मिरर है। अब जब कॉनकेव मिरर होगा तो इसके अंदर सीधी बात है कि लाइट जो है वो पैरेलल आएंगी। तो इसमें एक हल्का सा छेद कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये छेद करूंगा तो पूरे उड़ जाएगा ये। तो इसलिए मैं इसको दो पार्ट से बना देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का एक और यहाँ से यहाँ तक का एक, और बीच में छेद कर देता हूँ। अब यहाँ से जो रेज है वो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, क्योंकि तो इन्फिनिटी से आने वाली है सूरज चांद से। तो वहां से जब आएगी तो रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकस। अब यहाँ पे लगा देंगे कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कौन सा लगा देंगे, कॉन्वेक्स मिरर। अब ये यहाँ से जो लाइट रे जाएगी वो यहाँ गई, और यहाँ से जो लाइट रे जाएगी वो यहाँ गई। अब यहाँ से जाने के बाद क्या होगा, ये यूं आ जाएगी इधर टकरा के, और ये इधर आ गई ये टकरा के। अब अपन क्या करेंगे कि ये जो रेज आई यहाँ से निकल के और कॉनकेव मिरर के छेद में से जब आ जाएगी तो इसको यहाँ पर एक आईपीस लगा के उस आईपीस से देख लेंगे, ठीक है। इस आईपीस से उसको देख लेंगे। तो ये जो बनाया मैंने ये क्या है, आईपीस। और ये वाला कौन सा मिरर है भाई, कॉन्वेक्स। और ये वाला कौन सा मिरर है, कॉनकेव। ये इसका कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर कोई पूछे कि कैसीग्रेन में क्या क्या होता है, तो एक होता है भाई कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर, दूसरा होता है कॉनकेव मिरर जो कि बीच में छेद रहता है, इट इज अ होल हियर। और उसके बाद हम इसको आईपीस की सहायता से देख लेते हैं। इमेज कहाँ बनती है, देखो यहाँ से आएगी, यहाँ पे इमेज बनेगी, तो इस मिरर पे एक छोटी सी इमेज आ जाएगी, और इस इमेज को आप यहाँ पे देख लीजिए। तो बहुत दूर की चीजें भी यहाँ पे ये छोटी सी इमेज इस पे बन जाएगी। अब तुम बोलोगे छोटी सी बनेगी, तो छोटी सी बनेगी मतलब क्या, करोड़ों किलोमीटर दूर की इमेज यहाँ बन रही है, वही काफी बात है, आंखों से दिखेगी नहीं ना वो। तो उसको अपन यहाँ पे आईपीस से देख लेते हैं। अब इसके अंदर कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं है, बस इतनी थ्योरी है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं न्यूटोनियन। दबा दिए पॉज। उसके बाद देखें न्यूटोनियन टेलीस्कोप। नंबर 2 इज न्यूटोनियन टेलीस्कोप। अब न्यूटोनियन जो टेलीस्कोप है उसके अंदर भी ऐसा ही लगा रहता है, पर वो एक ट्यूब में रहता है सिस्टम पूरा का पूरा। तो ये एक ट्यूब ले ली, और इस ट्यूब के अंदर जो है वो हमने क्या किया, इधर से तो पैक है, इधर साइड से कॉनकेव मिरर लगा दिया। मैंने बताया ना कॉनकेव मिरर तो लगेगा ही, तो ये कॉनकेव मिरर इधर साइड से लगा दिया। अब क्या होगा, रेस पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये यूं। तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकस, ठीक है। अब क्या करना है कि यहाँ एक मिरर लगा देना, लेकिन प्लेन मिरर, और जो रेस पैरेलल से इधर से आएंगी उसको भी टकरा के इसी के ऊपर ले लेना, और जो ये रेज यहाँ से टकराएगी तो उसी एंगल से इधर निकल जाएगी, ठीक है। और ये रेज भी उसी एंगल से इधर निकल जाएंगी, ठीक इस तरीके से। कुछ जैसे ये यहाँ से आई तो ये इधर निकल गई, और ये वाली जो रेज आई ये वाली जो है वो यहाँ से आई इधर कहीं निकल गई। अब ये जहाँ पे भी पहुँचेंगी वहाँ पे एक आईपीस लगा देंगे यहाँ पे। तो ये आपने लगा दिया एक आईपीस, आईपीस। अब ये रेज आ कहाँ से रही है, इन्फिनिटी से, यहाँ से टकराई यहाँ पहुँची, यहाँ पे कौन मिला, मिरर मिला। ये कौन सा मिरर है भैया, प्लेन मिरर। मिरर कौन सा है, प्लेन मिरर, ठीक है। और ये क्या है, T1 विच इज इक्वल टू ए मेटालिक ट्यूब। ये मेटालिक ट्यूब लगी रहती है, और इसके अंदर इस साइड कौन सा मिरर लगा हुआ है, ये वाला, ये रिफ्लेक्शन देने के लिए लगा हुआ है कॉनकेव मिरर।
तो इट इज ए कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर लगा, ठीक है, ये प्लेन मिरर, ये हो गया अपना आई पीस। यहाँ तक समझ में आई बात? अच्छा, यहाँ से लाइट रे आएगी तो यहाँ पहुँचेगी, यहाँ से टकरा के यहाँ पहुँचेगी, फिर इस प्लेन मिरर से टकरा के इस आई पीस में, इस प्लेन मिरर से टकराए ये आई पीस में पहुँच गई। यहाँ से अपन ने उसको देख लिया। क्लियर हुई बात? अब इसके अंदर वो एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो याद रखना है। इसकी मैग्नीफाइंग पावर जो है वो होती है एफ ओ अपॉन एफ ई। अभी एफ ओ अपॉन एफ ई तो तुम्हारी जनरल है, तुमको याद रह जाएगा फॉर्मूला, लेकिन इसमें एक चीज ये ध्यान रखना, इसमें एफ ओ एफ ई वो नहीं है जो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में थे। इसमें एफ ई इज द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस, ये सही है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ये सही है, क्योंकि ई है तो आई पीस, दिस इज आई पीस। लेकिन जो एफ ओ है, इट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर, it is the focal length of this mirror, concave mirror, of concave mirror। अब ये जो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, इसको क्या लिखेंगे? एफ ओ इज इक्वल टू आर बाई टू। आर जहाँ पे इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। बस अब इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा याद नहीं करना रखना। डिस्क्रिप्शन लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं अपन इसके बेसिस पे, क्वेश्चन और न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं, और कंसेप्ट भी आ गया। और ज़्यादा अपन ने टाइम भी खराब नहीं करा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो एक ही एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक आध बार कभी पूछ ले तो पूछ ले, ऐसे कई सालों से नहीं पूछा गया। चलिए लिख लीजिए आप इसको, नीचे ले रहा हूँ मैं और नीचे ले रहा हूँ। चलो इसका डायग्राम बना ले, इंपॉर्टेंट टाइप है टेलीस्कोप का। बना लिया, तो ये रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप हो गया। चलिए एक क्वेश्चन देख लें जरा। रिजॉल्विंग पावर और रिजॉल्विंग लिमिट पे क्वेश्चन है। A telescope of objective lens diameter 2 मीटर, ऑब्जेक्टिव लेंस का डायमीटर 2 मीटर है। डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इक्वल टू 2 मीटर, 200 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो चाहो तो। वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज फॉर व्यूइंग द स्टार इज 5000 एंगस्ट्रॉम, यानी 5000 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, दोनों मीटर में होगा। द मिनिमम एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द टू स्टार्स हुज इमेज इज जस्ट रिजॉल्व बाय टेलीस्कोप। इसका मतलब रिजॉल्विंग लिमिट की बात कर रहा हूं। कैसे समझ में आया? क्योंकि ऑप्शंस रेडियन में है, रेडियन में एंगुलर सेपरेशन पूछ रहा है, एंगुलर सेपरेशन को रिजॉल्विंग लिमिट बोलते हैं। रिजॉल्विंग लिमिट का मतलब होता है 2 पॉइंट्स हैं और अपनी आंख है और इसमें एंगल बन रहा है, तो मिनिमम कितना एंगल ले सकते हैं जिससे जो है वो रिजॉल्व हो जाए। तो रिजॉल्विंग लिमिट इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन डी, ये फॉर्मूला था टेलीस्कोप के लिए, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना 1.22 लैम्डा बाई डी। तो इट इज इक्वल टू 1.22 इंटू लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू दे रखी 5000 एंगस्ट्रॉम, तो 5000 इंटू 10 की पावर -10 अपॉन डी, डी है ना डायमीटर, डायमीटर हो गया 2 मीटर, उसको 2 ही लिख देंगे, विच इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 6 पॉइंट समथिंग, ठीक है। एक तो ये मैं पॉइंट हटा देता हूँ, तो 2 0 यहाँ आ जाएंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 61 टाइम्स, ठीक है। अब तुम्हारे पास बचा 61 इंटू 50 इंटू 10 टू दी पावर -10, ऐसा बचा। तो इसको अगर मैं 61 इंटू 5 करूँगा तो 5 6 30 और 1 0 और इंटू 10 की पावर -10। अगर मैं इसको 0.31 कर दूं तो 1 2 3 4 हो जाएगा, 10 की पावर -6 हो जाएगा। तो इट इज़ 0.305 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन। ये आंसर आ रहा है, इसका आंसर आएगा सी, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, नीचे ले रहा हूं मैं। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक देखें, इसका नाम है स्कैटरिंग।
स्कैटरिंग का मतलब होता है छितर जाना, फैल जाना, ठीक है। तो क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, किसी मीडियम के मॉलिक्यूल्स हैं, उसको अगर अपन लाइट देते हैं तो एब्जॉर्ब करता है लाइट को, लाइट एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद इमिट करेगा, कोई सी चीज लोगे तो फिर दोगे वापस से, तो इमिट करेगा लाइट को। जब लाइट को इमिट करेगा तो डिफरेंट डायरेक्शंस में फैला देता है, तो जितने डिफरेंट डायरेक्शंस में लाइट फैलाता है उसको अपन बोलते हैं कि इट इज स्कैटरिंग। अब स्कैटरिंग यानी फैल जाना। इन स्कैटरिंग इफ द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन रिमेन्स अनचेंज्ड, वेवलेंथ जो दी गई है वही की वही वापस फेंकी गई है, तो उसको बोलते हैं इलास्टिक स्कैटरिंग। और जो ली गई है उसके अलावा कोई फेंक दी गई है तो इन इलास्टिक। जनरली अपन इलास्टिक ही कंसीडर करते हैं कि जो उसको मिली है वही वो दे रहा, ठीक है। तो रेलिंग नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया है कि इसके बारे में एक चीज ये बताई कि जो स्कैटरिंग हो रही है वो कितनी हो रही है, उस दो बातों पर डिपेंड करेगी। एक तो कौन से मॉलिक्यूल्स है, जैसे हवा में हो रही कि पानी में हो रही, काय में। दूसरी चीज किस वेवलेंथ की लाइट को फेंका गया जिससे स्कैटरिंग हो रही है। तो उसके लिए उन्होंने ऐसा बताया कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट जो होती है वो लैम्डा पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और वो भी 4th पावर के, यानी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। तो यहाँ पे देखें, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनेट टू 1 लैम्डा टू द पावर 4। लैम्डा टू दी पावर 4 यानी कि लाइट की लैम्डा पे डिपेंड है कि कितनी स्कैटरिंग होगी। स्कैटरिंग कितनी होगी ये किस बात पे डिपेंड है, ये लैम्डा पे डिपेंड है, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ठीक है। और मॉलिक्यूल के नेचर पे डिपेंड है, लेकिन उसको फॉर्मूले में तो ला नहीं सकते हैं, इसलिए हमने सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके एक ही फैक्टर लिखा है यहाँ पे कि इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट, स्कैटर्ड लाइट कितनी ज्यादा इंटेंस है, तेज है, दैट इज लैम्डा टू द पावर 4, ठीक है। तो फिर से सुन ले एक बार, इफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए मीडियम एब्जॉर्बिंग इनकमिंग रेडिएशंस emit them in all possible direction, this process is called scattering. In scattering, if the wavelength of the radiation remains unchanged, then scattering is called elastic, otherwise it is inelastic, ठीक है। According to Rayleigh, in case of elastic scattering, if light by the molecules, the amount of light scattered depends upon both nature of the molecules and the wavelength of the light. Light of shorter wavelength is scattered much more than the light of longer wavelength. तो light of shorter wavelength is scattered much more, ठीक है। इसको नोट कर ले पॉज का बटन दबा के। चलिए अब अपन ये देखें कि कौन सी लाइट ज्यादा स्कैटर होगी, कौन सी लाइट ज्यादा स्कैटर होगी ये देखते हैं अपन, ठीक है। एक मिनट रुके। तो जैसे मान लें कि अपन विबग्योर की बात करें, VIBGYOR, इसके अंदर सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है लाल की, तो लाल सबसे कम स्कैटर होगी क्योंकि लैम्डा से उल्टा चलता है। तो लाल जो है वो कम स्कैटर होगी, कम फैलेगी, कम छितरेगी, फैलेगी। और वॉयलेट जो है वो ज्यादा स्कैटर होगी, ज्यादा क्या होगी, स्कैटर, ठीक है, फैल जाना, स्कैटरिंग। इसलिए तुमने ऐसा देखा होगा कि जो एडवर्टीजमेंट बनाए जाते हैं इनको दूर से देखना होता है, जैसे कोका कोला वगैरह है, वो ज्यादातर रेड कलर से लिखने पड़ते हैं। रेड कलर से लिखा होगा तो दूर से देखने पे भी कम फैलेगा। जैसे स्क्रीन पे अभी मैंने कम फैलेगी और स्कैटरिंग और ये सब लाल कलर से लिखा है ना, तुम बहुत दूर से जाके देखोगे तो तुमको लाल कलर कम फैला हुआ दिखेगा, वो जो नीला कलर में स्कैटरिंग होगी लिखा है ना वो ज्यादा फैला हुआ दिखेगा। ये बचे हुए कलर इसलिए आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते, उनकी थिकनेस ज्यादा, लिखे हुए से ही कंपेरिजन कर सकते हो। तो लाल कलर की स्कैटरिंग कम होती है। अब क्वेश्चन ये पूछते हैं क्या आसमान नीला क्यों दिखाई देता, तो उसका आंसर ये है कि जब लाइट आती है तो हवा के मॉलिक्यूल्स में आती है, स्कैटरिंग हो जाती है। स्कैटरिंग हो जाती है तो सबसे ज्यादा फैलेगी कौन सी लाइट और कौन सी इकट्ठी हो जाएगी, तो रेड कलर की कम फैलेगी लिखा है, इकट्ठी हो जाएगी, और वॉयलेट और ब्लू कलर की ज्यादा फैलेगी, तो जो ज्यादा फैलेगी वो ज्यादा दिखेगी, इसलिए स्काई जो है वो नीले कलर का दिखाई देता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे कि भाई सनसेट और सनराइज होती है तो सूरज जो है वो लाल क्यों हो जाता है, वो तो येलो कलर का या ऐसे गोल्डन टाइप का, तो उसका आंसर ये है कि जब सनसेट और सनराइज होता है तो बहुत दूर लाइट चली जाती है, सूरज ही दूर चला जाता है, मतलब साइड में चला जाता है, तो उसको लाइट को ट्रैवल करना पड़ता है हॉरिजन से मतलब जहां पे वो दोनों क्षितिज बोलते हैं ना, जहां पे अर्थ और सन मिलते हैं, उससे ऊपर आता है 12 बजे के आसपास, और उसके पहले वो हॉरिजन पे रहता है और इस साइड रहता है, तो उसको वाले केस में हम क्या बोलेंगे, लाइट को ट्रैवल करना पड़ता है ज्यादा डिस्टेंस। कब, जब सनराइज और सनसेट होता है।
अब सनराइज सनसेट में जब लाइट को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा तो उस केस में क्या होगा कि वो सारी लाइटें छोड़ेगा सूरज तो विबग्योर, लेकिन उसमें से क्या होगा वायलेट, इंडिगो, ब्लू और ये इधर वाली जो है ना वो स्कैटर हो जाएंगी। स्कैटर हो जाएंगी तो वो दिखेगी नहीं, सिर्फ अपने को कौन सी दिखेगी, क्योंकि दूर से स्कैटर हो गई है, दूर ही स्कैटर हो गई तो अपने पास तक जो आएगी वो हमको दिखेगी, और वो कौन सी हो जाएगी, रेड। अब तुम बोलोगे कि सुबह के समय आप तो आसमान में तो नीला दिखा रहे थे, अरे सुबह के समय आसमान में पास से लाइट आ रही थी तो जो ज्यादा स्कैटर हो रही थी वो दिख रही थी। बाद में क्या हुआ, जब दूर से लाइट दिखाई तो जो कम स्कैटर हुई वो दिखी। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें दिखाऊं लाल कलर से कोई चीज लिखी हुई, तो पास से दिखाने पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पास से जो है वो सब कलर एक जैसे दिख सकते हैं। जबकि रेड लाइट को अगर मैं बहुत दूर ले जाऊंगा और नीली कलर की लाइट को भी ले जाऊंगा और दोनों को एक पहाड़ पे से तुम्हें दिखाता हूं तो तुम्हें रेड कलर इजीली दिखेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब दूरी कम हो जाएगी तो स्कैटरिंग जैसे ब्लू की ज्यादा हो गई तो वहीं के वहीं स्कैटर हो गया तो रेड तुम्हारे तक पहुंच गया। तो सूरज जब डूबता है उस वक्त रेड कलर हमारे पास पहुंच जाता है, और बाकी के समय पे सब दूर जब प्रकाश फैला देता है तो सब दूर प्रकाश फैलाता है तो वो वॉयलेट कलर फैला देता है। ठीक है, ये स्कैटरिंग का लाइट है। इतना ही याद रखना है, बाकी कुछ ज्यादा इस पे याद रखने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला याद रख लेंगे, लैम्डा टू द पावर 4 है। ठीक है, चलिए लिख लेना इसको, नीचे ले रहा हूं मैं। तो यहां पे दो क्वेश्चन बन रहा है, वाई स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसका शॉर्टेस्ट आंसर है पहला। दूसरी चीज, विबग्योर में वॉयलेट, इंडिगो, ये सब एक ही कलर है करीब करीब, इंडिगो, ब्लू हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट wavelength, so most scattered। तो लैम्डा की पावर 4 बोला ना उसने इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग, लैम्डा टू दी पावर 4, जिसकी वेवलेंथ छोटी यानी ब्लू कलर की, और ब्लू कलर की वेवलेंथ छोटी तो उसमें स्कैटरिंग ज्यादा। ठीक है, तो वॉयलेट इज मोस्ट स्कैटर्ड, इसलिए वो स्काई अपीयर्स ब्लू। ठीक है, तो लिखा ये क्वेश्चन ऊपर। उसके बाद फिर उसने पूछा है कि वाई एट सनसेट एंड सनराइज सन अपीयर्स रेड। या सन की बात हो रही है, स्काई की नहीं हो रही। तो सन इज फारदेस्ट एंड लाइट travels much more distance। Light travels much more distance. Other lights get scattered. Other lights gets scattered, and least scattered light red reaches to us। ठीक है, चलिए लिख लें, आगे बढ़ाते हैं इसको। उसके बाद अगला हेडिंग देखिए, रेनबोज के बारे में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो रेनबोज में अपने को क्या बताना है कि रेनबोज आर फाउंड बाय द डिस्पर्शन ऑफ लाइट, जो 7 कलर में टूटता है वो। वैसे उसके अंदर रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, डिस्पर्शन भी होता है। तो मेन रीजन डिस्पर्शन है, पर रिफ्लेक्शन भी होता है। तो जैसे ही लाइट उसके अंदर जाती है वो 7 कलर में टूट जाती है, तो हमको रेनबो दिखने लगता है। रेनबो तभी दिखेगा जब अपनी पीठ सूरज की तरफ है, यानी मुंह सामने की तरफ है। अब कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि ईस्ट में कि वेस्ट में, क्योंकि सूरज ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है। तो ईस्ट जब सुबह उठ रहे हैं तो ईस्ट की तरफ पीठ है, तो मतलब मुंह वेस्ट की तरफ है, और शाम के समय अगर रेनबो मिलता है तो उस वाले केस में अपना मुंह उल्टा हो जाएगा, क्योंकि पीठ सूरज की तरफ हो जाएगी, दैट इज टुवर्ड्स वेस्ट, तो मुंह हो जाएगा ईस्ट। तो कुल मिला के सूरज को पीठ की तरफ रखना है, कुल मिला के सूरज को पीठ की तरफ रखना, अपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा। सीधी बात है, जब पीछे होगा तभी तो आगे दिखेगा, जहां सूरज होगा वहां कैसे रेनबो दिखेगा, वहां तो सूरज ही दिखेगा ना। ठीक, तो दूसरी चीज यह है कि 2 तरीके के रेनबो बनते हैं। एक रेनबो को बोलते हैं प्राइमरी, दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी। बेसिकली प्राइमरी जो होता है उसके अंदर 2 बार रिफ्रैक्शन होता है और 1 बार रिफ्लेक्शन होता है। सेकेंडरी में 2 बार रिफ्रैक्शन और 2 बार रिफ्लेक्शन होता है, 4 बार प्रोसेस होती है। तो बेसिकली जो प्राइमरी रेनबो है ना, उसी का रिफ्लेक्शन है ना, उसी की फोटो, उसी का मिरर इमेज जो है वो सेकेंडरी रेनबो होती है। इसलिए इन दोनों में कलर्स अपोजिट हो जाते हैं। प्राइमरी जो रेनबो होता है उसके अंदर कलर बैंड में रेड आउटसाइड होता है और वॉयलेट इनसाइड होता है, VIB GY और अंदर से बाहर की तरफ आता है।
जबकि सेकेंडरी रेनबो उसमें क्या होता है, उल्टा हो जाता है इसका, यानी कि अंदर वायलेट की जगह बाहर वायलेट होता है, फिर रेड इधर आता है। ठीक है, अंदर बाहर का मतलब समझ रहे हैं ना, VIBGYOR, ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ऐसे, इस तरीके से बनता है ये 7 कलर्स। अब ये 7 कलर्स में इनसाइड ये इसको बोलते हैं और आउटसाइड इसको बोलते हैं। तो अगर इनसाइड से वॉयलेट से चालू हुआ है VIBGYOR, इसको अपन बोलेंगे प्राइमरी है। ठीक है, ये कौन सा है, प्राइमरी है। और इसका अपोजिट जो है वो ऊपर से चालू हो जाता है, तो ये वॉयलेट होता है और ये वाला रेड होता है इनसाइड की तरफ, ये सेकेंडरी है। ठीक है, पूरा रेनबो एट अ टाइम नहीं दिखता है, एरोप्लेन में से दिखता है कभी कभी पूरा रेनबो एट अ टाइम। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो के बारे में बात कर लेना कि 2 बार रिफ्लेक्शन, 2 बार रिफ्लेक्शन, 1 बार रिफ्लेक्शन, इसमें 2 बार रिफ्लेक्शन, 2 बार रिफ्लेक्शन। 2 बार रिफ्लेक्शन तो होगा ही, एक बार जब रे अंदर जाएगी तब, एक बार दूसरी तरफ, और मेन रीजन है इसका डिस्पर्शन। ठीक है, और सन को जो है वो 42 डिग्री से लेस पे होगा, तो ये व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ सन इज लेस देन 42 डिग्री देन ओनली द स्पेक्ट्रम इज विजिबल। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसका पूरा नोट्स बना के। छोटे छोटे पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रे ऑप्टिक्स खत्म हो चुका है और आई पढ़ाना बचा है, तो आई जो है वो तो एक अलग टॉपिक में पढ़ा दूंगा उसको। और तो बायोलॉजी में बहुत सारे बच्चे पढ़ भी लेते हैं, उसके अंदर 4 तरह के डिफेक्ट्स हैं उसके न्यूमेरिकल्स काम के, तो वो छोड़ के बाकी का पूरा जो है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और ये वो सब कंप्लीट हो गया। अब छोटे मोटे जो टॉपिक बच्चे बता रहा हूँ। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, उसका नाम है एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब डिफेक्ट। अब जब अपन इमेज बनवाते हैं वाइट लाइट से या फिर मोनोक्रोमेटिक लाइट से, मोनोक्रोमेटिक है ना सिंगल कलर लाइट से या वाइट लाइट से, तो उसमें क्या होता है कि जो इमेज बनती है वो क्लियर नहीं बनती। तो उस जो अगर सही नहीं बन रही इमेज, कोई डिफेक्ट आ रहा है, कलर्ड बन रही है, ब्लर बन रही है, कुछ उसके अंदर डिस्टॉर्शन आ रहा है, तो उस वाले हर केस को अपन बोलते हैं एब्रेशन। अब एब्रेशन हजारों तरीके के होते हैं, लेकिन अपने को ज़्यादा उसमें जाना नहीं। 2 तरीके एब्रेशन पढ़ने, पहला क्रोमेटिक एब्रेशन जब अपन व्हाइट लाइट यूज करेंगे, और दूसरा स्फेरिकल एब्रेशन जब अपन कोई सी यूनिफॉर्म लाइट मोनोक्रोमेटिक यूज करेंगे। तो जब अपन व्हाइट लाइट यूज करते हैं तो क्या होता है कि इमेज जो है वो सतरंगी सी आ जाती है, 7 कलर की बनने लग जाती है, तो इसको बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। ठीक है, ब्लर भी बन जाती है। तो क्रोमेटिक एब्रेशन लेंस में कैसे होता है, तो लेंस जो रहता है उसको अगर अपन लगाएं, उसके अंदर अपन लाइट डालें, तो हम ये बोलते हैं कि रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। लेकिन ये जो अपन ने बातें करी, ये फोकस मतलब कौन सा फोकस, फोकल लेंथ डिपेंड्स अपॉन म्यू, 1/f इक्वल टू म्यू -1 1/r1 -1/r2। तो फोकल लेंथ डिपेंड्स अपॉन म्यू। अब फोकल लेंथ यदि म्यू पे डिपेंड है तो म्यू तो अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग होगा, वॉयलेट के लिए अलग, रेड के लिए अलग, सबके लिए म्यू अलग। म्यू अलग तो फोकल लेंथ अलग, फोकल लेंथ अलग तो फोकस अलग, फोकस अलग तो रेड कहीं फोकस हो जाएगा, ग्रीन कहीं फोकस हो जाएगा, ब्लू कहीं फोकस हो जाएगा, तो अलग अलग 7 कलर में टूट जाएंगे। तो एक तरीके से तो डिस्पर्शन टाइप चीज हो गई है, तो फिर ब्लर इमेज दिखेगी ना। तो इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिक एब्रेशन ऑफ लेंस। तो इसको एक बार देखें, आप इसको नोट कर लें थ्योरी को इसकी, फिर आपको क्रोमेटिक एब्रेशन समझा देता हूं एक बार और इसको। चलिए, आप क्रोमेटिक एब्रेशन ऑफ लेंस समझे क्या होता है। तो मान लें कि एक लेंस लूं मैं, ठीक है, ये जैसे मैंने एक लेंस लिया। अब ये जो लेंस लिया है इसके अंदर ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमने क्या बोला कि हम इधर से लाइट भेजेंगे वाइट कलर की, ठीक है। तो जो लाइट रे अपन ने भेजी है वो कौन सी भेजी है, वाइट लाइट। तो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस, ये फोकस पे आ जानी चाहिए। लेकिन फोकल लेंथ 1/f होती है, फॉर्मूला है इसका 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 1/r1 -1/r2 है ना सब। अब फोकल लेंथ म्यू पे डिपेंड, म्यू खुद लेमडा पे डिपेंड, कैसे, वो कॉची के फॉर्मूले से, म्यू इक्वल टू a प्लस b अपॉन लेमडा स्क्वायर प्लस c अपॉन लेमडा की पावर 4। यानी कि वेवलेंथ बढ़ेगी तो म्यू घटेगा, और म्यू घटेगा तो फोकल लेंथ बढ़ेगी। इसका मतलब वेवलेंथ बढ़ेगी तो फोकल लेंथ बढ़ेगी। आ रही बात समझ में, फिर से सुना, वेवलेंथ बढ़ी, फोकल लेंथ म्यू घटा फोकल लेंथ बढ़ी, यानी वेवलेंथ बढ़ी तो फोकल लेंथ बढ़ी। तो फोकल लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू, या इंक्रीजेस ऐसा लिखना चाहिए, प्रोपोर्शनल तो नहीं है, इंक्रीजेस व्हेन लेमडा
लैम्डा इंक्रीजेस। ठीक है, तो विबग्योर नाम की जो बात है 7 कलर्स, उसके अंदर सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है भाई? रेड की। सबसे ज्यादा दूरी पे होता है रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। रेड की वेवलेंथ ज्यादा तो उसकी फोकल लेंथ भी ज्यादा। तो फोकल लेंथ ऑफ रेड इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ वॉयलेट। क्या बात समझ में आई? फोकल लेंथ ऑफ रेड इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ वॉयलेट। अब इस फैक्ट के हिसाब से अगर यहां फोकस किया है तो ये फोकल लेंथ रेड की हुई, तो फिर वॉयलेट तो उससे छोटा है। वॉयलेट उससे छोटा है तो जब वॉयलेट लाइट आएगी तो मान लो कि यहाँ से वॉयलेट लाइट आती है, वॉयलेट कलर से ही बना देता हूँ, ब्लू कलर से बना देता हूँ। ये वॉयलेट लाइट आई तो ये इसके पहले ही फोकस हो जाएगी, यहाँ पे फोकस हो गई इस जगह पे मान लो। तो इसको अपन ने क्या बोल दिया? इट इज द फोकल लेंथ ऑफ फॉर वॉयलेट कलर। ये फोकल लेंथ किसकी हो गई भाई? वॉयलेट कलर की। तो ये वॉयलेट और रेड के बीच में बाकी के सारे आ जाएंगे 7 कलर्स यहाँ से यहाँ तक। तो हम ये बोलेंगे कि इमेज फैल गई है तो 7 कलर्स। तो यहां से यहां तक जो डिफेक्ट आया ना उसको क्रोमेटिक एब्रेशन बोलते हैं। तो इसको अपन ने बोला कि सपोज ये डीएल आया, ठीक है, क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक एब्रेशन क्या है? डीएल आया, तो इट इज एफ आर ज्यादा है, एफ एल कम है, इट इज एफ आर माइनस एफ एल। इसमें कुछ सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा कि इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर इतनी, यानी कि पूरा जो इमेज है वो 12 सेंटीमीटर फैल गई, जबकि उसको पॉइंट साइज होना चाहिए था। तो ये तो डिफेक्ट आ गया ना, और सतरंगी लाइन बनी है ना कि अपन बोलेंगे कि पॉइंट साइज नहीं बनी। अब ये जितना कम होगा उतना अच्छा, एफ आर माइनस एफ एल जितना कम होगा तो उतने पास कलर्स आ जाएंगे, जितने पास आ गए पूरे ही पास आ गए तो सफेदी कलर बन जाएगा। तो अपन ऐसे ही चाहते हैं। तो इस डिफेक्ट को फिर सुधारे कैसे? ठीक है, नहीं तो देखो फोटोग्राफी में बड़ी दिक्कत आएगी। सूरज की फोटोग्राफी कर रहे हो 7 डॉट्स दिखा देगा वो तो एक ही जगह पे एक ही लाइन डॉट दिखाना चाहिए ना, कलर्ड। तो इसको सुधारेंगे कैसे? इसको सुधारने का एक तरीका है। हम क्या करते हैं कि क्रोमेटिक एबरेशन सुधारने के लिए 2 लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो मेथड टू रिड्यूस क्रोमेटिक एबरेशन, एक कन्वर्जिंग लेंस ऑफ स्मॉलर फोकल लेंथ। कन्वर्जिंग का समझ में आता है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ एफ कॉन्वेक्स स्मॉल ले लेते हैं, स्मॉल, ठीक है। और उसकी डिस्पर्सिव पावर ओमेगा 1। डिस्पर्सिव पावर याद है ना? डिस्पर्सिव पावर, इसको अपन ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा 1 ले लेंगे, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ भी f1 कर देता हूं और इसकी डिस्पर्सिव पावर भी ओमेगा 1 ले लेता हूं, दोनों ही स्मॉल होंगी, ऐसा लेंगे। और एक ले लेंगे कॉन्केव लेंस जिसकी फोकल लेंथ भी लार्ज होगी और उसका डिस्पर्सिव पावर भी लार्ज होगा। आप कोई पूछेगा कि डिस्पर्सिव पावर लार्ज होगा तो उस केस में लार्ज करने के लिए करोगे क्या? तो हम उसको बोलेंगे फ्लिंट ग्लास ले लेंगे आप, ठीक है। कौन सा ग्लास ले लेंगे? फ्लिंट ग्लास। फ्लिंट ग्लास की ज़्यादा म्यू होता है ना, फ्लिंट का म्यू 1.7 के आसपास होता है, जबकि दूसरा जो ग्लास लेंगे वो कौन सा लेंगे? क्राउन ग्लास ले लेंगे। तो ये जो ग्लास है इसका प्रकार ही बदल देंगे और ग्लास जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। अब जब म्यू कम होगा तो सीधी बात है डिस्पर्सिव पावर भी कम हो जाएगी, कि जिसका म्यू ज़्यादा होता है वो डिस्पर्शन ज़्यादा करता है। फिर हम इनको क्या करेंगे कि एक के पीछे एक लगा देंगे। तो एक लगा दिया आपने कॉन्वेक्स और उसके पीछे आपने क्या लगा दिया? कॉनकेव। अब ये जो बन गया है लेंस, अगर ये एक विशेष कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो ये ब्लर इमेज या 7 कलर्ड इमेज नहीं बनाएगा, ये 1 कलर्ड इमेज बनाएगा, ठीक है, 1 कलर्ड इमेज बनाएगा। तो इसको बोलते हैं एक्रोमेटिक, एक्रोमेटिक डबलेट। क्या बोलते हैं? एक्रोमेटिक डबलेट। डबलेट का मतलब क्या? 2 यूज करें, एक यूज किया तुमने कॉन्वेक्स, दूसरा यूज किया तुमने क्या? कॉनकेव। दूसरी चीज क्रोमेटिक मतलब कलर, ये मतलब उल्टा उसका अपोजिट वर्ड, तो ये क्रोमेटिक है ना विदाउट कलर, तो इट इज विदाउट कलर इमेज बन जाती है, यानी व्हाइट कलर की इमेज है, व्हाइट कलर की बन जाएगा, ऑब्जेक्ट व्हाइट है, इमेज भी व्हाइट बन जाएगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। वो कंडीशन है f1 बाय ओमेगा 1 प्लस f2 अपॉन ओमेगा 2 इक्वल टू 0। ये याद रख लें, इस पर न्यूमेरिकल बन सकता, ठीक है। फोकल लेंथ f1 किसकी है भाई? f1 इज ऑफ कॉन्वेक्स। ओमेगा 1 किसका? उसी का। f2 किसकी है? कॉनकेव की। और ओमेगा 2 किसका है? वो भी उसी का। तो f1 बाय f2, f1 बाय ओमेगा 1 प्लस f2 बाय ओमेगा 2 इज इक्वल टू 0। ये मेथड है इसको रिड्यूस करने के। चलिए अब ऊपर से लिख लीजिए इसको, क्रोमेटिक एब्रेशन पूरा, पॉज दबा के लिख लें।
चलिए नीचे ले रहा हूं मैं, ये लिख लें क्रोमेटिक एबरेशन का फॉर्मूला FL माइनस FR माइनस FP। उसके बाद नीचे चलते हैं, ये मेथड लिख लें, इसको कैसे रिड्यूस करा जाता है क्रोमेटिक डबल लिफ्टर की सहायता से। अच्छा, ये जो फॉर्मूला लिखा है F1 बाय ओमेगा 1 प्लस F2 बाय ओमेगा टी इक्वल टू 0, ये ओमेगा 1 बाय F1 प्लस ओमेगा 2 बाय F2 भी लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा भी किताबों में लिखा होगा। इसको पलट देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ओमेगा 1 बाय F1 प्लस ओमेगा 2 बाय F2 इक्वल टू 0 भी चलेगा। चलिए लिख लिया आपने। अब उसके बाद अगर मान लो तुमने व्हाइट लाइट यूज करी तो ऐसा होगा, लेकिन आपने सिंगल कलर लाइट यूज करी, जैसे मोनोक्रोमेटिक हरे कलर की लाइट या नीले कलर की लाइट लेंस में से फेंकी तो एक ही स्पॉट बनाएगी जो फोकस होगा, तो उसमें डिफेक्ट नहीं आएगा। तो या तो आप व्हाइट कलर यूज कर रहे हो तो ये यूज करो एक्रोमेटिक डबलेट, या फिर अगर ऐसा नहीं कर रहे तो उस वाले केस में आप क्या करो, एक ही कलर की लाइट यूज करो। तो मैंने ऐसा देखा है जो टेलीस्कोप होती है ना, उसके अंदर वो ये जो लेंस होता है ना, इस साइड वाला आई लेंस, इसके अंदर ये एक्रोमेटिक डबलेट लगाते हैं। ये तो बहुत ही सस्ती सी टेलीस्कोप है। ऐसे अच्छी टेलीस्कोप्स जो आती हैं, आपको याद हो तो सुशांत सिंह राजपूत के पास एक टेलीस्कोप है, बहुत अच्छी थी, मतलब अब वो पता नहीं किसके पास चली गई होगी, तो उसने अपनी खिड़की में लगा रखी थी अपार्टमेंट की, वो चांद सितारे देखा करता था। IIT का बहुत अच्छा, मतलब फिजिक्स का बहुत अच्छा स्टूडेंट था वो, और उसके अंदर जो टेलीस्कोप यूज़ की थी वो कई लाखों रुपए की टेलीस्कोप थी वो, तो उससे जो है वो उसमें ये एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन लगा रहता है, मतलब प्रॉपरली बनाई गई होती है। ये तो शादी बच्चों के खेलने के हिसाब से बनाती गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं अपन। अब मान लो कि तुमने व्हाइट लाइट नहीं यूज़ करी, हरे कलर की या सिंगल कलर की मोनोक्रोमेटिक यूज़ करी, तो उसमें भी एक प्रॉब्लम आएगी, और वो जो आएगी उसको बोलेंगे स्फेरिकल एब्रेशन, ठीक है। तो वो लिखते हैं अब अपन। तो देखें यहाँ पे स्फेरिकल एब्रेशन का मतलब द इनएबिलिटी ऑफ द लेंस टू फॉर्म ए पॉइंट इमेज ऑफ एन एक्सियल पॉइंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्फेरिकल एब्रेशन। अब होता क्या है ये, जैसे मान लो कि तुमने बोला कि ये लेंस है, अब हमने जो है लाइट यूज करी कौन से कलर की, व्हाइट, तो रे यहाँ से गई, फिर एक रे यहाँ से गई, फिर ये वाली तो प्रिंसिपल एक्सिस है, अब प्रिंसिपल एक्सिस ये वाली एक रे गई, ठीक है। तो जो रेस दूर हैं किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से, प्रिंसिपल एक्सिस से जो रेस दूर है, जैसे ये वाली दूर है, तो ये कहलाती है मार्जिनल रेस, मार्जिनल रेस। और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास है, ये मिडिल वाली छोड़ देता हूं मैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास है वो कहलाती है पेरेक्सियल रेस। याद रह जाएगा, पेरेक्सियल है ना, पास, PAS पास। तो जो रे पास होती हैं, पेरेक्सियल रेज होती हैं, वो जब इसको कन्वर्ज करने की बात आती है तो पेरेक्सियल रेस और मार्जिनल रेस अलग अलग जगह कन्वर्ज हो जाती है। तो इसमें ऐसा देखा गया है कि जो मार्जिनल रेस है, कौन सी, मार्जिनल रेस, ये वाली जो मार्जिनल रेस है ना, ये पास में कंसंट्रेट हो जाती है, यहां पे इनका फोकस यहां होता है। और जो पेरेक्सियल रेज होती हैं वो बहुत दूर जाके कंसंट्रेट होती हैं, यहां होता है इनका फोकस कुछ यहां। तो ये वाली जो है ये कौन सी है, इसको अलग कलर से बना देते हैं ऐसे एरोस। तो ये वाली कौन सी है, पेरेक्सियल रेज। तो पेरेक्सियल रेज यहां पे कंसंट्रेट हो गई और मार्जिनल रेज पहले ही कंसंट्रेट हो गई। तो ये मान लो कि मार्जिनल रेस है ये वाली, तो ये मार्जिनल रेस पहले ही कंसंट्रेट हो गई, तो ये मार्जिनल रेस हो गई। अब इसके कारण क्या होगा, ब्लर इमेज बनेगी, ठीक है, यहां से लेके यहां तक ही इमेज फैली पड़ी मिलेगी, उसी लगेगी। तो ये डिफेक्ट क्यों आ रहा है, तो ये डिफेक्ट आने का कारण है मार्जिनल रेस यानी जो दूर वाली, या फिर पेरेक्सियल रेस जो कि पास वाली। अब इससे ब्लर इमेज बनेगी। अब कोई बोलेगा इसको रोको कैसे, तो रोकना सिंपल है इसका, या तो मार्जिनल रेस रोक दो या पेरेक्सियल रेस रोक दो। तो वो दोनों तरीके से अपन स्टॉपर लगा के रोक सकते हैं, स्टॉपर, ठीक है। कैसे, जैसे मान लो कि ये लेंस है, अब अपने को मार्जिनल रेस को अलाउ कर देना है, मार्जिनल रेस चलेगी, लेकिन पेरेक्सियल जितनी भी रेज इसमें से आ रही है वो रोकनी है, ठीक है। तो मार्जिनल रेज जहाँ पे भी जाएगी उसका अपना फोकस होगा, वो फोकस हो जाएंगी मार्जिनल रेज वहाँ पे, लेकिन पेरेक्सियल रेज को रोकना है तो यहाँ पे क्या करो, या तो लेंस में ही काला पोत दो यहाँ पे, या फिर किसी तरीके का स्टॉपर लगा दो यहाँ पे, रोक दो इतने से, ठीक है। अब रेस क्या है, यहाँ से जा ही नहीं पाएंगी,
जा ही नहीं पाएंगी, तो सारी की सारी रेज यहीं रुक गई। तो ये जो रेज हैं ये जा ही नहीं पाई, और जो रेज आ रही हैं वो यहीं कहीं रोक दिया अपन ने। तो इस तरीके से स्टॉपर लगा के किसी तरीके से कलर का, पेंट का, गत्ते का, किसी का भी, तो ये स्टॉपर लगा के अपन इसको रोक सकते हैं। अब सिर्फ एक ही तरह की रेज जा रही हैं, इसलिए एक ही तरीके का फोकस आ रहा। ठीक है, ऐसा अपन उसमें भी कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं इसका। उल्टा मतलब ये वाली रेस को रोकना है और बीच वाली रेस को जाने देना है, तो यहाँ स्टॉपर लगा दो। यहाँ जब स्टॉपर लगा दोगे तो फिर क्या होगा, ये वाली रेस नहीं जा पाएंगी। यहाँ स्टॉपर लगा दो, यहाँ स्टॉपर लगा देने से ये वाली रेस नहीं जा पाएंगी, तो ये रेस सिर्फ यहीं कहीं रुक गई और बची हुई रेस जो है वहाँ चली गई। जब बची हुई रेस चली गई तो ये यहाँ जाके कंसंट्रेट होगी, तो सिंगल फोकस मिलेगा इसका। ये अपन ने कौन सी पेरेक्सियल रेस का लिए फोकस, ये वाला मार्जिनल रेस, ऐसे अपन कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से स्टॉप करके स्फेरिकल एबरेशन को दूर किया जा सकता है। तो लिख लीजिए इसको, स्फेरिकल एबरेशन एक चीज याद रखना, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट में भी होता है, यानी सिंगल कलर लाइट में भी होता। क्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक है ना, सिंगल कलर, सिंगल वेवलेंथ। लाइट में भी होता है, में ही होता है बेसिकली, ऊपर वाला कलर लाइट में, सफेद लाइट में ही होता है। ठीक है, दोनों डिफेक्ट एट ए टाइम भी हो सकते हैं ना, इसलिए बोल रहा हूं। चलिए नोट कर लिया आपने, नीचे ले रहा हूं मैं, डायग्राम बना लें दोनों स्टॉपर्स के। उसके बाद एक तरीका और है, लेंस को थोड़ा सा मोड़ देते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा बिल्कुल ही ऐसा ना बनाते हुए हल्का सा कर्वेचर देके उसका कर्वेचर सेट कर लेते हैं, इस तरीके से भी किया जाता है, लेकिन वो अपने को ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ ये पता होना चाहिए डिफेक्ट्स कैसे होते हैं और क्या किस तरीके से छोटा मोटा दूर किया जा सकता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद ये देखिए कि ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इसके अंदर भी लेंस लगते हैं, तो इसमें भी क्रोमेटिक और जो दूसरे स्फेरिकल एबरेशन है वो आएंगे। इसलिए ऐसा पढ़ाया जाता है कि आगे एक लेंस लगा रहता है, पीछे एक दूसरा लगा रहता है, लेकिन रियल में जो टेलीस्कोप्स होती है उसके अंदर जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज लगे रहते हैं, बहुत सारे लेंसेज लगे रहते हैं। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप हैड वन ऑब्जेक्ट लेंस एंड वन आई लेंस। सिंगल लेंस फॉर्म्स इमेजेस विद क्रोमेटिक एंड स्फेरिकल एबरेशन। उसके अंदर क्रोमेटिक और स्फेरिकल एबरेशन होगा, तो उसको रोकने के लिए मल्टीपल लेंसेस लगेंगे। तो मल्टीपल लेंसेस लगेंगे तो वो आई पीस एक सिंगल लेंस ना होते हुए एक ग्रुप ऑफ लेंस होता है, एक के पीछे एक लेंस लगे रहते हैं। इतना बड़ा पूरी की पूरी अपने आप में एक दूरबीन होती है आई लेंस। तो वो जो आई लेंस होती है उसके अंदर आंख के पास जो लेंस होता है वो एक अलग है, और आगे वाला जो लेंस है उसको बोलते हैं फील्ड लेंस, वो फील्ड ऑफ व्यू बढ़ा देता है, और आंख के पास वाला जो है वो क्रोमेटिक और स्फेरिकल एबरेशन दूर कर देता है। तो इस तरीके से कई सारे लेंस से रियलिटी में बनी रहती है। तो अपने को ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना, बस इतना जानना है कि जो पढ़ाया जाता है और जो प्रैक्टिकली होता है उसके अंदर थोड़ा अंतर आता है। तो आई पीस किसको बोलेंगे अपन, जब अपन क्रोमेटिक और स्फेरिकल एबरेशन दूर करके वो लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार, optical instrument in such as telescope and microscope had one object lens and one eye lens. Single lens forms image with chromatic and spherical aberration. So in designing telescopes and microscope for practical purposes, combination of lenses are used for both objective lens to minimize chromatic and spherical aberration. A combination of lens used as an eye lens is known as eyepiece. तो आई लेंस की जगह अब क्या लगा दिया गया है, आई पीस लगा दिया गया। आई लेंस एक सिंगल लेंस है, आई पीस बहुत सारे लेंस है। एक सिंगल लेंस को बोलते थे अपन, अभी जो मैंने पढ़ाई ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप, आई पीस जो है वो ऐसा रहता, ऐसा जो अभी दिखाया था ना, दो आई पीस उसके अंदर लगे थे। जो आज सबसे पहले स्टार्ट किया था ना अपन ने, न्यूटोनियन और कैसीग्रेन, तो उसके अंदर मैंने देखो ध्यान से देखो, मैंने आई पीस लगाया था, न कि आई लेंस लगाया था। ये यहाँ पे देखो ये आई पीस लगा हुआ है। तो ये आई पीस के अंदर क्या लगे हुए हैं, अंदर लेंस है, एक लेंस, फिर दूसरा लेंस, फिर तीसरा लेंस, फिर चौथा लेंस, इस तरीके से लेंस लगे हुए हैं। और ये सारे के सारे लेंस क्रोमेटिक एबरेशन और वो सब दूर करते हैं और फील्ड ऑफ व्यू भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आई पीस लगा हुआ है, न कि आई लेंस लगा हुआ है। ठीक है,
तो ये आईपीस क्यों लगाया, तो उसका कारण ये है कि अपन ने ये देखा कि उसके अंदर डिफेक्ट आने लगते हैं, स्फेरिकल एब्रेशन और क्रोमेटिक एब्रेशन, उसको दूर करने के लिए हमें कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अब ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसमें बहुत तरीके के आते हैं, लेकिन उसके अंदर जो दो मेन एग्जाम्पल है उसमें रैम्सडेन आईपीस है और दूसरा एक हाइगेंस आईपीस है। बस नाम याद रख लें कि आईपीस इसके नाम है, और भी कम से कम 25 तरीके के आईपीस होते हैं, लेकिन ये दो मेन एग्जाम्पल्स है इसके। ठीक है, चलिए आपको लिख लें। आईपीस क्या करता है, फील्ड ऑफ व्यू बढ़ाता है, क्रोमेटिक और स्फेरिकल एब्रेशन दूर करता है। फील्ड ऑफ व्यू बढ़ाता है ना, ज़्यादा बड़ा एरिया दिखा देता है। चलिए लिखें इसको फटाफट, नीचे ले रहा हूं मैं, इसको भी लिख लें। तो ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला जो पोर्शन है ये अपना कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और इसके डिफेक्ट्स वगैरह भी मैंने समझा दिए थोड़े से, और फॉर्मूले भी बता दिए इसके। तो अब आपको क्या करना है कि ये यहीं पे रोक देना है चैप्टर, और उसके बाद जो है फिर अपन वेव ऑप्टिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले एक दिन मैं आई और पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो आई और आई के उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो अगली क्लास में आई पढ़ा देंगे और उसके बाद जो है ये यहीं पर रोक देंगे अपन। ठीक है, तो ये आपका ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा। 55 के करीब लेक्चर हो चुके हैं, 2-3 लेक्चर्स और आएंगे, मीन्स करीब करीब ये मान लो कि 60 लेक्चर्स में चला गया है। बहुत बड़ा टॉपिक था और बहुत डिटेल में भी पढ़ाया मैंने, कोई क्वेश्चन छोड़े नहीं है इसके अंदर किसी भी तरीके के। ठीक है, तो अगली क्लास में जो है वो अपन आई और देख लेते हैं, उसके बाद फिर वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करते हैं।